नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा की। पोलैंड से करीब 10 घंटे की ट्रेन यात्रा करके प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन आज पहुंच रहे हैं, जहां उनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इंतजार सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा है कि यूक्रेन और भारत के बीच में कोई द्विपक्षीय समझौता होगा, दोनों देशों का इससे फायदा होगा और दोनों के बीच में संबंध मजबूत होंगे, बल्कि इंतजार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि करीब 2.5 वर्षों से रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जो विभीषिका युद्ध के कारण वहां की जनता झेल रही है, उस विभीषिका पे अगर कोई विराम लगा पाएगा तो वो भारत है, ऐसा यूक्रेन की जनता और यूक्रेन के नेता भी सोच रहे हैं। विश्व की वर्तमान परिस्थिति में या विश्व राजनीति में मोदी का जो चेहरा है, मोदी की जो धमक है, मोदी का जो कद है, उस कद को देख करके लगता है कि शायद प्रधानमंत्री मोदी या भारत जो है दोनों देशों के बीच में चल रहे युद्ध को रोक पाने में सफल होंगे या एक मध्यस्थ की सफल भूमिका निभा पाएंगे। दोनों देशों की अपनी मजबूरियां हैं, दोनों ही देश अपने अपने हितों से समझौता करना नहीं चाहते, इसलिए बीच का रास्ता क्या होगा जहां पर किसी भी देश, ना यूक्रेन और ना ही रूस, किसी का हित जो है वहां पर नुकसान नहीं हो और एक बीच का रास्ता भी निकल जाए। वो रास्ता कौन निकालेगा, इसके लिए पूरी दुनिया जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रही है और इस लिहाज से यह यात्रा जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी अपने फार्मूले के साथ गए हैं, अपने विश्व गुरु बनने की राह पे जो भारत को ले जाने का संकल्प उनका है, उस संकल्प को लेकर के गए हैं और आज हम इसी संकल्प की चर्चा करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जो पैनलिस्ट हैं वो विदेश मामलों के जानकार भी हैं, रक्षा के विशेषज्ञ भी हैं, कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधि भी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि क्या भारत के रूस और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाने से आर्थिक और वैश्विक लेवल पे, वैश्विक स्तर पे क्या जो रक्षा संतुलन है वो संतुलन भारत के पक्ष में सध पाएगा? क्या भारत रूस और यूक्रेन के बीच में चल रही इस लड़ाई को रोक पाएगा? क्या उस पर विराम लगा पाएगा? और सबसे अहम ये कि क्या अगर भारत मध्यस्थ की भूमिका में यहाँ पर आता है तो उनका फायदा, इस स्टेप का फायदा क्या प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी को भारत में राजनीतिक रूप से मिलेगा? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे भी आपका मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद यूक्रेन से भी कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई हैं जो कि यूक्रेन के पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से है और कुछ नेताओं के साथ साथ वहां की जनता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन प्रतिक्रियाओं को भी सुनाएंगे, उसके बाद अपने मेहमानों से परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। Я думаю, не тільки Сполучені Штати покладають великі надії на візит прем'єр-міністра Моді в Україну. Я думаю, сьогодні весь світ, затамувавши подих, буде слідкувати за цим візитом. І в першу чергу українці. Тому що ми віримо в те, що прем'єр-міністр Моді сповідує дуже важливі цінності. Він хоче міцного миру. Він хоче гармонії в стосунках між країнами. Він хоче, щоб люди були захищені і жили в щасті. Людина, яка сповідує таку філософію життя і яка з усіма країнами світу веде дуже конструктивну мирну політику, має великий потенціал для того, щоб в точках військового конфлікту знаходити дорогу до миру. І тому не тільки Сполучені Штати, весь світ і в першу чергу українці вірять в те, що прем'єр-міністр Моді. देखिए उनका बहुत वार्म स्वागत हुआ पोलैंड में भी और अभी यूक्रेन में भी, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कॉल है that this is a time for peace, this is a time to use diplomacy, ये जो मैसेज है ये बहुत अच्छी तरह रेजोनेट करेगा, सिर्फ इसी विजिट में नहीं पर बाकी भी, क्योंकि ऐसा है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरीके से इवॉल्व हो रही है, इसमें इंडिया की सपोर्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ पीस और डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज करके ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. You see, the Honorable Prime Minister's visit today to Ukraine is extremely important, primarily because a few days back he was with Russia and had a meeting with them. And with that, United States had made some mention. So I believe the visit today to Ukraine would really help restore the sense of balance. Apart from that, it would also lead to India being considered as a nation. हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे। हम
न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। मोदी जी एक ऐसे आदमी हैं जिनका पर्सनालिटी, जिनका जो हृदय, जो दिल है, वो इतना बड़ा है कि किसी भी तरह की गलत चीज़ आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके लिए कुछ समय की ज़रूरत था, उस समय को इंतज़ार कर रहे थे। मेरे को ये पूरा लग रहा है और मैं फील कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि बहुत ही जल्द, जैसे आज का ये पहला एक एक्टिव स्टेप ले रहे हैं, ये बहुत ही जल्दी ये साकार होगा। बहुत एक्साइटेड है। पहली बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ यूक्रेन आए हैं यहाँ पे, तो बड़ी चीज़ है और वो भी वॉर के समय में। तो बहुत उत्साहित हैं सब यहाँ पे और आशा करते हैं कुछ अच्छा पीस प्रपोजल या कुछ एक स्टेप टुवर्ड्स पीस हो। देखिए, प्रधानमंत्री जी की यूक्रेन यात्रा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज पूरा विश्व दो भागों में बंट चुका है, जो रशिया के साथ हैं और जो यूक्रेन के साथ हैं। तो इस पोलराइजेशन के बाद बहुत ही कम ऐसे देश ऐसे बचे हैं जो कि एक दुनिया में एक वज़न रखते हैं, और वो मेरे हिसाब से तो एकमात्र देश भारत है जिसका वहाँ से भी संबंध अच्छा है और यहाँ से भी संबंध अच्छा है। और अगर कोई मध्यस्थता हो सकती है तो वो ऐसे ही देशों के थ्रू हो सकती है, और उसमें सिर्फ हमारा देश है, और उसमें जो मोदी जी की जो छवि है वो बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन है। प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे कंट्री में आए, यूक्रेन में आए, कीव में आए, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व हुआ। और जो एक पल जो हमने उनके दर्शन किए या उनको अपने सामने देखा, ऐसा लगा कि हमारा जो कार्य इतना हमने किया है वो सफल हो गया है। तो अब मुझे आशा है कि जब ये यहाँ आए हैं तो कुछ नया संदेश भी लाए होंगे और हमारे देश में हम भारतीयों के लिए खुशहाली का कुछ न्यूज़ आई होगी नई। हाँ जी, हम लोगों को बहुत खुशी है, सारे हिंदुस्तानियों को, पूरे इंडियन डायस्पोरा को बड़ी उम्मीदें थी कि मोदी यूक्रेन आए। हम लोग तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे पिछले 2.5 साल से, वॉर को 900 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। सभी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स आ चुके थे। हम लोग भी अपेक्षा कर रहे थे कि मोदी जी आए, हमारे को थोड़ा सपोर्ट करें, इंडियन डायस्पोरा को सपोर्ट करें, यूक्रेन को सपोर्ट करें, क्योंकि मोदी जी की विजिट जो मॉस्को में थी सब लोगों के लिए, हमारे लिए थोड़ा दुखदायक थी, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी बोला गया कि मोदी जी उधर गए हैं, इधर क्यों नहीं आ रहे हैं। बट मोदी जी ने ये सपना भी हमारा पूरा कर दिया है। मोदी जी हैं तो सब कुछ है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो देखिए, स्वागत है आपका फिर से जवाब तो चाहिए में। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। डिबेट को आगे मैं बढ़ाऊंगा और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। एएस बहल, पूर्व विदेशी राजनयिक, प्रफुल्ल बख्शी, फॉरेन एक्सपर्ट, अक्षय सिंह डडवाल, प्रवक्ता कांग्रेस के। मामला ये समझने के लिए है। हमारे साथ मुकेश जी भी साथ जुड़ेंगे, रेजिडेंट एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि आखिर इस यात्रा से क्या फायदा, क्या नुकसान। शुरुआत करते हैं, चलिए डिबेट की। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे हमारे साथ जो गेस्ट इस वक्त हैं। संदीप त्रिपाठी जी, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला, कांग्रेस से आप हमारे साथ हैं। एएस बहल जी, पूर्व विदेशी राजनयिक, हमारे साथ हैं। फॉरेन एक्सपर्ट बख्शी जी, प्रफुल्ल बख्शी जी, आपका धन्यवाद। मुकेश जी, आप साथ हैं। मुकेश जी, आपकी स्टार्टिंग से ही देखने को मिल रहा है कि बहुत अच्छे लेवल पर ये पूरी अगर दौरे को देखा जाए, युद्ध विराम हो पाएगा नहीं हो पाएगा इसका पूर्वानुमान लगाना थोड़ा कठिन तो है, लेकिन कम से कम भारत एकमात्र ऐसा देश है जो प्रयास तो कर रहा है, और प्रयास ही कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी लॉबी है जो नहीं चाहती होगी ये युद्ध रुके। अब किसी देश का एक का नाम ना लिया जाए तो भी बेहतर है, लेकिन एक बहुत बड़ी डिफेंस की लॉबी होती है जिसको युद्ध रुकने से नुकसान हो जाता है, तो वो भी एक्टिव रहेगी, नहीं चाहेगी युद्ध रुके। क्या आपकी टिप्पणी है? शुरुआत आपसे मुकेश जी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी विश्व में जो ये नहीं चाहते कि युद्ध रुके, क्योंकि उनको युद्ध होने से ही उनका फायदा है। युद्ध नहीं होगा, युद्ध अगर रुक जाएगा तो मुझे लग रहा है कि उनका जो नुकसान है, जो आर्थिक नुकसान है, वो उस पक्ष को देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पूरी दुनिया जो है अब 2.5 साल के बाद जो है उनका नजरिया जो है बदला। मुझे लग रहा है कि जो रूस और यूक्रेन जो कि डायरेक्ट इस फाइट में है, वो भी अब नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध जो है लंबा खींचे, क्योंकि केवल युद्ध से रूस और यूक्रेन की हानि नहीं हो रही है, उनका नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है। एक जो सप्लाई चेन जो है, वो सप्लाई चेन इस युद्ध की वजह से जो टूटा है, उससे पूरी दुनिया प्रभावित है। पूरी दुनिया में जो महंगाई है
पूरी दुनिया में जो एक तरीके का सप्लाई चेन टूटने से अर्थव्यवस्था पे जो बोझ है, उसका खामियाजा जो है सबको भुगतना पड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि वैसे लोगों की संख्या ज्यादा है। कुछ जो हथियार लॉबी की बात आप कर रहे हैं वो ठीक है, वो होता है, लेकिन अभी जो समय है वो हमें ये देखना है कि भारत जिस तरीके से भारत की तरफ या हिंदुस्तान की तरफ या मोदी की तरफ जो लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से अभी हम लोगों ने यूक्रेन के लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी, वहां के राजनेताओं की जो प्रतिक्रियाएं देखी, मुझे लगता है कि हमें उस तरीके से देखना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी का जो स्टैंड है वो कह रहे हैं, हिंदुस्तान का जो स्टैंड है उनका कहना है कि अभी इस स्थिति में युद्ध को रोकना ही जरूरी है और युद्ध नहीं हो इसके लिए जो प्रयास है इसमें अगर कोई नेता है वर्तमान में तो वो केवल आप मोदी के रूप में ही देख सकते हैं। कोई भी आप देखिए अमेरिका इसमें मध्यस्थता की भूमिका नहीं कर सकता है क्योंकि वो एक तरीके से यूक्रेन के साथ वो नेटो में पार्टी बना हुआ है। चीन के साथ जो चीन के जो लीडर है वो मध्यस्थता नहीं कर सकता। रूस जो दूसरी पार्टी है वो दूसरी पार्टी है। वो यूरोप के कोई भी देश जो है वो इस स्थिति में नहीं है कि वो इसमें मध्यस्थता कर सके और युद्ध विराम ला सके। इसलिए मुझे लगता है कि एकमात्र देश और एकमात्र नेता अभी मोदी जी ही है जिस पे रूस भी भरोसा कर सकता है और यूक्रेन भी भरोसा कर सकता है। इस लिहाज से जो है मोदी की यह यात्रा और हिंदुस्तान का जो रोल जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे लगता है कि तुरंत तो प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कोई उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सीधे घुमाएंगे और वो मध्यस्थ की भूमिका में आकर के युद्ध विराम कर देंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि दोनों देश जो है इस पे पॉजिटिव सोचना शुरू करें, यह भी एक बहुत बड़ी सफलता होगी। और मुझे लगता है कि उस दिशा में भारत जो है अगर गंभीरता से आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पे जो है दोनों देशों में भारत की जो छवि है, दोनों देशों के साथ मोदी के जो संबंध है, मुझे लगता है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव जो है वो रास्ता निकलेगा। तुरंत तो मैं नहीं कहूंगा कि आज ही इसका रास्ता निकल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि उस दिशा में ये पहला कदम जरूर है। बिल्कुल, और नहीं, और तुरंत जाके अगर मोदी जी ने रुकवा दिया तो फिर ये ऑपोजिशन को भी अच्छा नहीं लगेगा और इसी बात का जो है मजाक भी बनाने का प्रयास किया जाएगा। खैर कोई बात नहीं, ये राजनीतिक मुद्दा भी बने रहेगा। एएस बहल साहब, आपसे भी मैं पूछूंगा, फिर बख्शी जी आपके पास भी आऊंगा, त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं। एक तो पुतिन से मिलना, फिर वहां पर उनको भी फेस टू फेस जो कहना है मोदी कह देते हैं, नरेंद्र मोदी जी। क्या आपको लगता है ये सारी चीज़ें, इसके पीछे कोई हिडन मैसेज भी होता होगा? सारी तैयारियां होती होंगी कि भाई अगर पुतिन को भी, उनको पुतिन के लिए भी अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, उनको वो नहीं चाहते कि उनकी जो साख है वो नीचे गिर जाए, मैं पीछे क्यों हट जाऊं, ये वो भी सोचते हैं। और यूक्रेन में तो जेलेंस्की ने जो शुरुआत करी है वो पीछे हट नहीं सकते, ना अमेरिका उनको पीछे हटना देगा, ना नेटो हटने देगा, ना तमाम ब्रिटेन से लेकर जितने भी देशों का नाम दे वो हटने नहीं देगा। तो अब क्या दोनों ने समझ लिया है कि भाई अब दोनों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है? इतना सोच रहे थे लोग, कह रहे 2 दिन में खत्म हो जाएगा, भाई साहब हफ्ते में खत्म हो जाएगा, महीने में, ये तो दिन ही गिनते जा रहे हैं, कैलेंडर चेंज होता जा रहा है, युद्ध कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता। अब क्या लग रहा है, कुछ खास है, वरना मोदी जी ऐसे ही चले जा रहे हैं क्या यूक्रेन? शिवम जी, आपके क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर्स भी हैं, इसलिए पहले तो धन्यवाद दूंगा इस चैनल पे मुझे बुलाया। दूसरी चीज है कि ना मैं पॉलिटिकल हूं, मैं आपको एज इट इज बताऊंगा कि राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से क्या हो सकता है और क्या पॉसिबल है। देखिए, कोई भी युद्ध जो 2.5 साल से चल रहा हो, वहां पे बैटल पोजीशन जो है बहुत हार्ड हो जाती। कोई भी नहीं चाहता कि मेरा 1 इंच भी जमीन दूसरा ले ले, लेकिन रशिया ने काफी हद तक प्रवेश किया हुआ है डॉनबास और लुहांस्क के, डॉनबास में जिसमें 2 रीजन है और दोनों के दोनों रीजन्स के अंदर उन्होंने काफी इंग्रेस कर लिया है। और दूसरी साइड पे अगर देखें तो समृद्धता अगर तोड़ी भी गई है तो यूक्रेन ने भी तोड़ी है और अभी इस समय वो कुर्स्क के अंदर काफी हद तक आ चुके हैं और बिल्कुल न्यूक्लियर रिएक्टर के पास है और ऑयल और गैस पाइपलाइंस के पास है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं अमेरिका का नाम वापस ले लेता हूं, लेना चाहिए लेकिन वेपन सिस्टम्स के जो कॉम्प्लेक्स देश हैं जो बनाते हैं वो हमेशा चाहेंगे कि वेपन सिस्टम्स बिकते रहे, रशिया वीक होता रहे और नाटो स्ट्रांग होता रहे। तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट्स को देखने के बाद, लेकिन कोई भी युद्ध कभी भी नहीं रुक सकता, क्योंकि युद्ध रोकने के लिए एक एकोमोडेशन की जरूरत है दोनों साइड से, जो दोनों साइड की सेंसिटिविटीज को लेकर उस स्टेट पे आता है जहां दोनों के लिए एक्सेप्टेबिलिटी हो। तो इसके अंदर जो मोदी जी रोल प्ले कर सकते हैं बहुत अहम है। सबसे पहले प्रधानमंत्री है फ्री, यानी कि इंडिपेंडेंट यूक्रेन के विजिट के लिए पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर है। दूसरी और बहुत अहम बात है, जो पिछली बार स्विट्जरलैंड में हुआ था पीस टॉक्स, उसमें रशिया तो था ही नहीं, और जो भी अभी तक पीस टॉक्स हो रहे हैं, चाहे टर्की ने किए हैं या दूसरे देशों ने किए हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर विश्वास कम था। लेकिन मोदी जी ने बड़ा क्लियरली कहा है कि हम न्यूट्रल नहीं है, हम शांति की तरफ है। पहली चीज बातचीत, और दूसरा है कूटनीति, दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं और इसलिए दोनों देशों का एक साइड पे आना बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज मैं आपको राजनीतिक में बता दूं और कूटनीति में, कि कोई भी डिसीजन एक दिन में नहीं होता, खासकर जो 2.5 साल से हो।
पहले कदम में उन्होंने कहा कि भारत मदद करेगा इस प्रक्रिया के अंदर, उन्होंने न्योता भी दिया है जेलेंस्की को आने का। इसका मतलब है कि आगे का रास्ता खोल रहे हैं वो। दूसरा, जो सारी बातें होती हैं वो लीडर्स के लेवल पे नहीं होती, वो डिप्लोमैट्स के लेवल पे होती हैं। बिल्कुल, वो लेवल पे कई चीजें डिस्कस होंगी जो इस डेलीगेशन में गए हैं, जो करेंगे डिस्कशन, और उसका हमको बाद में पता चलेगा फायदा। कई चीजें पब्लिक डोमेन में आएंगी, कई चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगी, लेकिन ये जो विजिट है ये बहुत अहम है और शांति प्रक्रिया का पहला कदम था। ये मत एक्सपेक्ट करिए कि कल यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जरूर एक्सपेक्ट करिए कि प्राइम मिनिस्टर का जाना, प्राइम मिनिस्टर की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही अहम थी, जिसे दोनों देशों ने माना। बिल्कुल ठीक है। बख्शी साहब, इनका फीडबैक जो आपने लिया अवेल साहब का, इन्होंने तो कहा कि भाई विजिट इंपॉर्टेंट है, एक दिन में युद्ध नहीं रुकेगा। चलिए मैं भी कहता हूं कि शुरुआत में जब हम कर रहे थे, करते करते हमें भी कई समय बीत गया है युद्ध की चर्चा करते करते, अब तो ये टॉपिक भी बंद हो गया है मीडिया में। लेकिन जो कूटनीति की बात की जा रही है, अभी तो इतने लंबे समय तक तो कूटने की नीति चल रही है। अब क्या ये कूटनीति पर वापस आएगा? क्या इसको डिप्लोमेसी के लेवल पर सॉल्व करने का आप कुछ दिखता है प्रफुल्ल बख्शी जी? क्योंकि उनके पहुंचने से पहले मोदी जी के वहां पर और गोलाबारी हो जाती है, यूक्रेन भी आगे बढ़ता जा रहा है, रशिया को भी पता है कि हम ज्यादा समय तक ये युद्ध लड़ते रहेंगे तो हमारा भी जो आर्थिक नुकसान है वो बढ़ता ही जाएगा। फायदा कुछ क्या, रशिया को क्या फायदा हो जाएगा इससे? बख्शी साहब। थैंक यू शिवम जी, आपने जो कहा और जो मेरे दोस्त बहल साहब कह रहे थे, मैं पूरा सहमत हूं इस बात से। सबसे बड़ी बात ये है, मैं इसमें आगे ये बताना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई होती है, जो जर और जमीन पे होती है, ये कोई आज और कल का गेम नहीं है। ये पूरे धरती की हिस्ट्री है, इसी से बनी है। आप लड़ाई के बिना धरती हो ही नहीं सकती। लड़ाई तो रहेगी, हर जगह कंफ्लिक्ट रहेगा, और कंफ्लिक्ट का रीजन भी जर और जमीन है, और यहाँ पे भी जर और जमीन है। आप कोई भी देख लीजिए, वो छोड़ो उस बात सारी ये है, इन दोनों में लड़ाई हो रही है, रशिया और यूक्रेन में। अब वो रुक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो लीडर होता है उसको प्रूव करना होता है। जब लोग तो कहते थे और एक्सपर्ट्स कहते थे कि पुतिन और जेलेंस्की लड़ाई नहीं इसलिए की थी कि वो पॉलिटिकली उनका प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी, उसको भी छोड़ देते हैं। पर अब लड़ाई जो शुरू हो गई है और जब भीषण रूप ले रही है, दोनों कंट्रीज चाह रहे हैं कि किसी तरीके से लड़ाई रुके, पर लड़ाई रुकने के लिए वो खुद नहीं जाके कह सकते कि मैं रोकूंगा। उनको मध्यस्थता के लिए एक नॉन लीडर चाहिए, जो जिसकी की सबको, जिसको जो रिस्पेक्ट करते हैं, और वही सिर्फ मोदी है जिनकी छवि है, जिनकी वो जो लड़ाई रोकने के एक्चुअली मध्यस्थता के काबिल है, क्योंकि सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बात सारी ये है। दूसरी बात आती है, लड़ाई जब चल रही होती है, सबसे बड़ा जो धंधा होता है डिफेंस कॉर्पोरेट सेक्टर का होता है। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका विल लूज दिस इलेक्शन अगर एक F-16 फैक्ट्री रुक जाए, उसको फैक्ट्रियां चलानी है, टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल बिकवाना है, सारे जहाज बिकवाने, नहीं तो उनकी आर्थिक समस्या खड़ी हो जाएगी। उनकी कोई दुश्मन नहीं है, उनको कोई एनिमी नहीं है उनके चारों तरफ, ये वो सबसे ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं। क्यों? उनको अपने आर्थिक समस्याओं को हल करना है, लीडरशिप लेनी है, और इसीलिए उनकी पॉलिटिक्स और बिजनेस दोनों लड़ाई से चलती है। तो अमेरिका ने तो नेटो को लगाया हुआ है, नेटो ने अपना पूरा का पूरा इस्तेमाल कर दिया कि हम यहाँ पे यूक्रेन को ले लेंगे, और यूक्रेन को के पास नेटो जब पहुंचा तो रशिया ऑब्वियसली भड़का, और सबको पता था ये होगा। बिल्कुल बख्शी, बट अब जो समस्या हुई है, 2.5 साल निकल गए हैं, अब सच्चाई भी सामने आने लगी है। यूक्रेन को भी पता चलने लग गया है कि हमारा उल्लू बनाया गया है, रशिया को भी पता चल रहा है कि हम उल्लू बन रहे हैं। अब निकले कैसे इस समस्या से? इसीलिए दोनों ही को देख रहे हैं, और मैं मानता हूं कि लड़ाई भीषण रूप ले रही थी, पर अभी जो है दोनों अगर हल निकाला जाए तो दोनों रेडी हो जाएंगे। निकल सकता है। इस हल कैसे निकाला जाए? हाँ, ये एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं बख्शी साहब, त्रिपाठी जी पर भी आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेने को कहा जा रहा है, वापस आते हैं और कहते हैं, जानते हैं, मैं कहना चाहूंगा कि भाई युद्ध कैसे रुकेगा, क्या मोदी जी रुकवा पाएंगे? छोटा सा ब्रेक।
चलिए ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। तो क्या हिंदुस्तान कराएगा रूस यूक्रेन युद्ध का विराम, यानी कि युद्ध को रुकवा पाएंगे? नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर हैं, कहां पर? युद्ध क्षेत्र के बेहद करीब, यानी युद्ध क्षेत्र में ही समझिए, यूक्रेन में इस वक्त नरेंद्र मोदी अगर मौजूद है। चलिए अपने मेहमानों के पास चलते हैं, बात करते हैं। बख्शी साहब का लास्ट कमेंट था। त्रिपाठी जी अब आपके पास आते हैं। ठीक है, लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शायद इस बार मोदी जी गए हैं तो कुछ अच्छा होने वाला है, क्या युद्ध रुकवा देंगे, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। अब हम क्लेम तो कोई भी नहीं कर रहा, लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कमेंट है? क्या रुकवा देंगे मोदी जी युद्ध? नहीं शिवम जी, हम लोगों ने चुनाव में एक ऐड देखे थे, वार रुकवा दी पापा, देखा होगा आपने, वार रुकवा दी पापा। पापा जी जाकर मणिपुर में वार नहीं रुकवा पाते हैं, बड़ी विडंबना है। हमारे यहाँ एक कहावत है शिवम जी, घर के देव ललाए बहरवासु पूजा मांगे। मतलब घर में ही आपकी युद्ध की स्थिति बनी हुई है, देश में ही जो है गांव गांव बॉर्डर बन गए हैं, इस गांव का व्यक्ति उस गांव में नहीं जा पा रहा है, वहां शांति के लिए आप जा नहीं पा रहे हैं देश में ही। और मोदी जी का 56 इंची सीना आप लोग दिखा रहे हैं कि निर्भीक निडर, इतना डरपोक आदमी के अपने देश में नहीं जा पा रहा है, और इतना निडर आदमी कि विदेश में बता रहे हैं आप लोग कि वो चले जा रहे हैं युद्ध क्षेत्र में 10 घंटे से ट्रेन में। तो मतलब समझ में आता है, देश की जनता समझ रही है कि कैसे हम लोगों को गुमराह किया जाता है। रसिया हमारा पुराना मित्र है, और उस समय वो हमारे साथ खड़ा हुआ जब पूरा विश्व में हमारे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं था, तब रसिया हमारे साथ उन विपरीत परिस्थितियों में खड़ा हुआ। लेकिन हमारे जब से चौथी पास राजा महाराज जी आए हैं, तब से रसिया को अपना दुश्मन बना बैठे। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, न्यूज 18 ने अभी 14 तारीख को एक स्टोरी की। वो स्टोरी क्या है, पहले पाकिस्तान को ड्रोन बेचने और अब भारत की बात तक नहीं सुन रहा है। चलिए ठीक है आपकी बात है, लेकिन पर्सनल कमेंट्स मैं कहूँगा थोड़ा अवॉइड किया जाए। और ये तस्वीरें भी हम एक बार आपको लाइव दिखा दें। ये भी लाइव जो वहाँ से तस्वीरें आ रही हैं वो भी हमने आपको दिखाई, जो पीएम मोदी वहाँ पर बच्चों के साथ थे वो नजर आए, और ये वहीं की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी एक बढ़ते जाए, जितना अधिक हमें पता होगा एक दूसरे के बारे में, उतने अच्छे से हमारे आपस के संबंधों का विकास हो पाएगा। सब बहुत बहुत खुश है और एक्साइटेड भी है, क्योंकि शायद किसी ने नहीं सोचा। तो खुश हैं, एक्साइटेड हैं। संदीप त्रिपाठी जी वापस आपके पास, लाइव तस्वीरें थी हमें दिखानी थी, आप पे वापस आते हैं। चलिए, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा वो भी एक प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। पर्सनल मैंने किसी को कहा नहीं। चौथी पास आप कह रहे हैं, चौथी पास क्या होता है ये चौथी पास? आप मोदी जी से जोड़ रहे हैं, हमने तो किसी का नाम लिया नहीं सर। नहीं तो और किसका बोल रहे हैं? राहुल गांधी का तो बोल नहीं रहे आप। सीधी सी बात सर, दर्शक समझ जाएंगे सर। हाँ ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि रसिया में हमारे भारत की ONGC ने वहां के जो तेल भंडार थे वहां पर 20% की हिस्सेदारी खरीदी, जिसमें ये शर्त थी कि 20% हमको तेल मिलेगा वहां की रिफाइनरी में, इसलिए कि हम रिफाइन करने में वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, तेल रिफाइनरी में नंबर 1 पे है। तो हमारी ONGC ने वहां के रिफाइनरियों को और तेल भंडार पर इन्वेस्ट किया, और ये हुआ कि हम इक्विटी के रूप में 20% तेल लेंगे, जो हमारी बनेगी हिस्सेदारी, जो फायदा होगा वो हम 20% तेल लेंगे। रसिया ने देने से मना कर दिया। मोदी जी ने बात की, मोदी जी की बात वहां नहीं सुनी जा रही है। तो हो सकता है कि अपना दुखड़ा रोने गए हो कि भाई हमारी नहीं चल रही है, अब आप कुछ मदद करिए, अन्यथा बताइए यूक्रेन खुद प्रताड़ित देश बेचारा, वो खुद अमेरिका पर डिपेंड है, नाटो देशों पर डिपेंड है, आप उससे कौन सी मदद की अपेक्षा करके वहां पर जा रहे हैं? और आपको बुलाया किसने? रसिया जैसा दोस्त आप खो देते हैं। रसिया ड्रोन बेच रहा है किसको? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को ड्रोन बेच रहा है, उसके साथ संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहा है, और लगातार उसके संबंध पाकिस्तान से बढ़ रहे हैं। और आप अपने आप में 56 इंची सीना फुलाकर और उसके बाद अपनी मीडिया से जो अपनी वाहवाही कराते हैं। अगर पुतिन जी से मिलते हैं तब भी वाहवाही, इनसे मिलते हैं तब भी वाहवाही, चाइना के विदेश मंत्री बना देना चाहिए था। संदीप जी, मुझे लग रहा है कि आपको विदेश मंत्री बना देना चाहिए, बहुत अच्छी समझ रख रहे हैं आप विदेश मंत्रालय।
सारी चीज आपसे पूछ के किया जाना चाहिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं आप। नहीं, भारत से किसी भी में नहीं है। भारत से मोदी के रूस के संबंध भारत से खराब हो गए, ये किस आधार पे आप कह रहे हैं पाकिस्तान को ड्रोन बेच दिया भाई, इसलिए क्या भारत से उसके संबंध खराब हो गए? भारत के मोदी कार्ड है, बहुत ही अच्छे हैं, और अपनी कैबिनेट की बात तो सुनते रहे हैं, दोस्ती नहीं करता है, और इसीलिए मोदी जो है वो उधर जाकर के रूस में पुतिन के सामने भी उन्होंने कहा था कि नहीं करते हैं, शांति समझौता सफल नहीं होता है। चलिए ठीक, नहीं संदीप आप नहीं ठीक है संदीप जी, एक बात नहीं ठीक है देखिए, सभी को बोलने का, सभी का ऑडियो अप है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ड्रोन भेज रहा है रशिया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई पाकिस्तान में जो हथियार बन रहे हैं, जो गोला बारूद बन रहा है, वो भी यूक्रेन की तरफ से इस्तेमाल हो रहा है। जो गोली अगर जो पाकिस्तान में बन रही है यूक्रेन से, बिल्कुल ये माना जाए कि भारत के साथ उसके संबंध खराब हैं। हाँ नहीं, जो हथियार पाकिस्तान में बन रहे हैं वो यूक्रेन इस्तेमाल करके उससे रशिया पर हमला कर रहा है, फिर भी वो उसको ड्रोन बेच रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ डिफेंस लॉबी की हम बात कर रहे हैं, तो वो एक अलग विषय नहीं कर सकते। पाकिस्तान पर ये आरोप है कि उसके हथियार, उसका जो रसद है वहां यूक्रेन में पहुंच रहा है, वो सब कर रहा है। तो यूक्रेन, रूस हर जगह से हथियार खरीद रहा है। ऐसे तो भारत अगर कल को इजराइल को भी अगर हथियार बेच दे या बेच रहा हो, तो फिर क्या आप आरोप लगा देंगे कि भारत चाहता है कि गाजा पर हमला हो जाए? डिफेंस लॉबी एक सेपरेट है, क्या आप उसके साथ हैं? सर रसिया पर हमारा जो है डिविडेंड बाकी है वो $600 मिलियन है सर। आप समझिए, $600 मिलियन हमारे पैसे उस देश पे है। त्रिपाठी जी ठीक है आप पहले मुझे ये बताइए, फिर डिबेट लंबा हो जाएगा। आप खुश है कि नहीं? आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए हैं, अच्छा लगा कि नहीं? नहीं, मुझे देखिए देश के प्रधानमंत्री है, बिल्कुल, अब वो विदेश में है, अब वो ऐसे भी खतरे में आप लोग बता रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि देश में आ जाए, उसके बाद स्वस्थ चर्चा हो, इसलिए कोई चर्चा करके कुछ काम करते नहीं। जाने के पहले एक कैबिनेट बैठक होनी चाहिए, जो प्रोसीजर होता है, जो मैंने पढ़ा है सर, कि देश का प्रधानमंत्री जब जाता है, हाँ तो संदीप जी को बता होती है। अच्छा ठीक, गलत बोल रहा हूँ तो सर नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आप बोलिए ना, आप बोलिए। हाँ ओके, कैबिनेट बैठक होती है, उस कैबिनेट बैठक में वो अपने कैबिनेट को कम से कम जो है विश्वास में लेता है बाहर जाने के पहले। लेकिन मोदी जी इन सारी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते हैं, वो स्वयंभू भगवान है। हाँ, जिस तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ये आपको किसने कह दिया कि कैबिनेट में चर्चा नहीं हुई? अभी राजनाथ सिंह भी यूएसए में था, आपको लगता है कि राजनाथ सिंह बिना कैबिनेट को बताए, बिना प्रधानमंत्री को बताए प्रधानमंत्री यूक्रेन गए, ये अमेरिका निकल गए? आप लोग थोड़ा दिमाग समझदारी से बात कीजिए भाई। आप कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में आप यहाँ चाहते हैं, कुछ मत बोल दीजिए। पता चल जाए देश को कब चर्चा हुई। चर्चा आपके साथ नहीं होगी ना, चर्चा कैबिनेट में होगी। संदीप जी थोड़ा, संदीप जी नहीं, संदीप जी एक चीज थोड़ी सी इधर उधर जा रही है। आपको जानना नहीं है, आपको समझना नहीं है, तो आप तो अपनी बात करेंगे ना, आप एजेंडे पे बात करने लगते हैं। कम से कम विदेश के मामले में तो अपने एजेंडे से दूर आइए। विदेशी मामले जो होते हैं वो देश का मामला होता है, किसी राजनीतिक पार्टी या किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का नहीं होता है। नहीं चलिए बिल्कुल, मोदी जी वहां पर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में गए हैं, बीजेपी के नेता के रूप में नहीं है वहां पे वो, इसलिए आपको भारत के नागरिक के रूप में आपको सोचना चाहिए। आपको प्रतिक्रिया भी संदीप जी आपकी बात में कह रहा हूं, आपने कैबिनेट, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कैबिनेट। किसकी कैबिनेट, कहां कैबिनेट, किससे मुलाकात? क्या कैबिनेट अपने मंत्रियों से मुलाकात करने की बात आप कह रहे हैं? कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, नहीं कैबिनेट में ये बात रखी जाती है, ये बात रखी गई है ना भाई। कैबिनेट में जो चर्चा हुई है, कौन कह रहा नहीं? अब इनको मोदी जी सॉरी बताएंगे कि कैबिनेट में क्या चर्चा हुई है। हाँ अपनी कैबिनेट, ठीक है, बीजेपी की सरकार है, उनकी कैबिनेट में उन्हीं के मंत्री हैं। सीएम जी एक लास्ट बात रख लूं, एक लास्ट बात, बढ़िया चर्चा हो रही है। विदेश मंत्रालय का बकायदा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है इस मामले में, विदेश मंत्रालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप जाकर के वेबसाइट पे देखिए, पीआईबी की वेबसाइट पे देखिए। हम लोग को पीआईबी की तरफ से पूरी जानकारी दी गई है, लोगों को पीआईबी की तरफ से जानकारी मिली है इस यात्रा कैबिनेट बैठक के बाद से। आपको क्या लगता है वैसे ही चलेगा? मुकेश जी कह रहे हैं बैठक हुई है,
संदीप जी वो कह रहे हैं बैठक हुई है, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि कैबिनेट जब अपनी काउंसिल ऑफ अपने कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स वेबसाइट पे अपडेट किया गया है और पीआईबी की तरफ से सारे पत्रकारों को जो है जानकारी दी गई, कैबिनेट की बैठक की जानकारी। ठीक है मुकेश जी, संदीप आप संक्षेप चलिए पूछिए संदीप, जल्दी पूछिए। पूछिए सर, अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि वो जो है भारत का प्रतिनिधित्व करने गए। मैं अपने साथी से सिर्फ एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ। भाजपा का साथी, जब मोदी भाजपा का साथी कोई आपका नहीं है और किसी ने ये नहीं कहा कि वो बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए, बल्कि आपसे सवाल पूछा गया है कि आप बीजेपी के नेता के रूप में मत देखिए, नहीं देश के प्रधान वहां पर गए हैं। आपके आरोप नहीं, बीजेपी का तो प्रवक्ता ही हमने नहीं जोड़ा, हमने कहा कि भाई विपक्ष को ज्यादा समय मिले। संदीप जी आपको मौका बिल्कुल दिया, लेकिन ये आप कह रहे हैं बीजेपी का प्रवक्ता पर्सनल नहीं। ठीक है, एक बार प्रफुल्ल बख्शी जी से थोड़ा सा फौजियों के लिए आपने सवाल कर लिया, बस एक मिनट। हाउडी मोदी जब करने, सुन लीजिए, नमस्ते ट्रंप जब हो रहा था तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप कर रहे थे या भाजपा के नेता के रूप में? ठीक है, चलिए देश के प्रधानमंत्री के रूप में गए थे, नमस्ते ट्रंप पता है। ठीक, अगर भारत के नमस्ते, ऐसे ऐसे तो ट्रंप के द्वारा भी गलती हुई है, सम्मान नहीं बढ़ता है, वो देश का सम्मान बढ़ता है। आपको इस बात का फर्क जो है ना समझना चाहिए आपको। मुझे लग रहा है कि आप जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं कि आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो आप जो सरकारी यात्रा को आप पर्सनल पॉलिटिकल यात्रा बता रहे हैं और उसी तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक, ये रिएक्शन नहीं, कोई बात नहीं। नमस्ते ट्रंप तो फिर ट्रंप भी गलत है क्या? फिर ट्रंप के विरोध में आ जाएंगे? नहीं, प्रफुल्ल बख्शी जी, हाउडी मोदी कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, अगर आपकी सरकार होती, आपके द्वारा भी किया जाता। नाम पे, अगर नाम पर ही ऐतराज है तो फिर यूनिवर्सिटीज के नहीं, फिर नाम पे ही ऐतराज है ना, फिर तो नेमिंग ऑफ यूनिवर्सिटी के नामों से सरकारी योजनाओं के नाम भी सब नहीं। एक बात बताइए संदीप जी, नाम से ऐतराज है तो फिर व्यक्ति के नाम पे कुछ नहीं। संदीप जी हमारे साथ है, प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ है, मुझे लगता है कि ठीक उनसे सवाल बख्शी जी नहीं, मैं वही कह रहा हूँ बख्शी जी, आपको मैं वही कह रहा हूँ कि व्यक्ति के नाम से रहे तो फिर ऐसे सरकारी योजना यूनिवर्सिटी पर भी सवाल उठ जाएंगे। फिर बख्शी जी आपका कमेंट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैं यही कह रहा हूं कि ये पूरा पॉलिटिकल करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये विपक्ष कहता है कि भाई इससे भारत को क्या लाभ होगा, भारत के अंदर की स्थिति खराब है क्या? भारत के अंदर स्थिति खराब है क्या बख्शी जी? देखिए ऐसा है, ये विपक्ष का काम है, अब उनको पूछने दीजिए, वो अच्छा कर रहे हैं, उनको पूछना चाहिए, वो उनका काम है। नहीं तो फिर वो कहेंगे हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। सब हमने सुन लिया। हमें भारत के हित में जो हो रहा है हम वो देख रहे हैं। मोदी भारत के हित में गए हैं, चाहे वो कौन सी पार्टी में हो, कोई पार्टी में ना हो। मैं हूं यही करूंगा एग्जैक्टली। और इस समय भारत का जो अस्तित्व है वो इसी चीज पे है कि जाकर एक रेपरोक्मा का एटमॉस्फेयर क्रिएट करे। और अगर वो क्रिएट करते हैं, रशिया हमारा दोस्त है, यूक्रेन हमारा दोस्त है, और दोनों चाहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ रहे। उनको तो कोई चाहिए कि कोई उनको पास ले जाए। मोदी उनको मिल रहा है। अब क्या है, मोदी ने ये नहीं कहा, उसको नहीं बताया, ये नहीं करा, तो वही ये कहने की बातें हैं सारी। ये तो सिर्फ आपके 25 मिनट खत्म करने वाली बात है, ताकि बात बता दें कि हम टेलीविजन में ये बोला है। ये सब कुछ नहीं चलेगा। हमें बात असली करनी है। असली बात ये है कि देश के लिए अगर एक लीडर बाहर जाता है, क्योंकि उससे देश की छवि नहीं इंप्रूव हो रही, देश की स्थिति इंप्रूव हो रही है और हमारी इकोनॉमिक पोजीशन इंप्रूव होएगी। बिल्कुल, और हमारी स्थिति है वो इंप्रूव होती है। ग्लोबल इकोनॉमी, हमारे मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, डिफेंस प्रोग्रेस है। हमारे को ये चाहिए, हमें किसी पार्टी को खुश थोड़ी करना है। नहीं, पर ये बिल्कुल बख्शी जी, बिल्कुल ये हमारी जिम्मेदारी थी कि विपक्ष को भी बराबर का मौका दे, कि उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू का हमें जानना यहाँ पर जरूरी था। इसलिए संदीप त्रिपाठी जी साथ हैं। बैल साहब, आपको अगर मैं पूछूं कि भाई चलिए विपक्ष की बात की जाए और इस युद्ध की स्थिति की बात की जाए, लेकिन यूक्रेन को लोग समझने का प्रयास उतने अच्छे ढंग से नहीं करते। सोचते हैं कि वहां पर बमबारी हो रही है, भारत में प्रभाव क्या है? पाकिस्तान में अगर आटा नहीं आ रहा है तो उसका भी तो इस युद्ध से कनेक्शन है। लोग ये नहीं समझ पाते कि ग्लोबल रिसेशन की ओर दुनिया बढ़ती जा रही है। वहां पर अगर युद्ध रुक जाएगा तो भारत को फायदा क्या, पूरे एशिया को फायदा होने वाला है। इस स्थिति पर थोड़ा आपका शॉर्ट कमेंट लेना चाहता हूं। जी बिल्कुल, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की आपने बात करी है जो बहुत ही अहम है। अगर आप भारत और यूक्रेन का ही खाली देखें तो हमारे जो आयात है वो उसका सिर्फ 0.5%
पूरे आयात में है यूक्रेन का हिस्सा, लेकिन बहुत अहम है कई जगहों पे, जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गया, केमिकल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, मशीनरी, कई चीजें हैं जो वहां से आती हैं, जो हमारे लिए पहले बहुत जरूरी थी और अब हम साउथ ईस्ट एशिया से ले रहे हैं महंगी कीमतों में। तो इन्फ्लेशन पे तो इफेक्ट पड़ा ही पड़ा है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का। इसी तरीके से अगर आप देखिए ऑयल प्राइसेस या गैस प्राइसेस पहले बहुत ऊपर चले गए थे, अभी काफी ठंडे हो गए हैं, लेकिन उस समय बहुत ऊपर चले गए थे। तो ये सारी चीजों को अगर हम रखें माइंड में तो पूरे विश्व के लिए ये फायदेमंद है कि ये रशिया यूक्रेन वॉर जो है बंद हो। मैं एक चीज आपको अलग सी थोड़ी बोलना चाहता हूं इसके अंदर कि अगर आप देखें इस समय चीन का एक मिलिट्री डेलीगेशन रशिया में है और साथ साथ में बात यहां चल रही है, तो ये सारे इनडायरेक्ट प्रेशर्स हैं जो डाले जा रहे हैं और दोनों साइड चाहती है कि लड़ाई बंद हो, क्योंकि यूक्रेन के भी कई सैनिक भाग रहे हैं बैटलफील्ड से, उनकी मौत भी हो रही है, हजारों की संख्या जी बेल साहब बिल्कुल समय का अभाव है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बेल साहब आपका, आपने समय निकाला, बख्शी साहब आपका, मुकेश जी आप तो साथ जुड़े। संदीप त्रिपाठी ने विपक्ष का पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखा, आपका भी धन्यवाद। सभी पक्षों को हम सुनाते हैं, ये हमारा धर्म है। सुदर्शन न्यूज पर सभी की आवाज हम बनते हैं, लेकिन इस विजिट से हमें भी उम्मीद है नरेंद्र मोदी अगर वहां गए हैं कुछ तो अच्छा हो, और यूक्रेन का भला हो, रशिया का भला हो, भारत की यही सोच रहती है, सभी के लिए अच्छा हो। वासुदेव कुटुंबकम की भावना भारतीयों के अंदर, सनातनियों के अंदर ही है। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और पूरी टीम को आगे दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद।